नमस्कार दोस्तों, फिर आज हम आ गए हैं कुछ टेक्निकल बातें करने के लिए। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है एंड डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों शब्दों को जोड़कर देखा जाता है। आज हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग अलग शब्द है। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, लगभग भारत में 1996 के करीब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। कुछ विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इंडिया में लाया। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ना, खरीदी करने का तरीका है या व्यापार करने का तरीका है ना। तो इसके पहले कोई पुराना तरीका भी रहा होगा। तो हम जानते हैं कि वो पुराना तरीका क्या था जिस तरीके से हम आज तक खरीदी करते आए हैं। दोस्तों, क्या होता है, हम सुबह सुबह उठते हैं और रात को क्या कर रहे थे, सोए थे। तो सोने के पहले क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, है ना। टीवी देखकर सोए थे और सुबह उठते ही देखा कि घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया है ना। और टीवी पे रात को देखा था विज्ञापन, है ना। विज्ञापन देखा था हमने, और सुबह हमारे यहाँ जब पेस्ट खत्म हुआ तो हमने विज्ञापन देखा था या तो कोलगेट का, पतंजलि का, या पेप्सोडेंट का, दंत कांति, है ना। ऐसे बहुत सारे, डाबर। तो ये सभी कंपनियां टीवी पर क्या करती है, विज्ञापन करती है ना। तो किसी भी कंपनी ने, ये हमारे खरीदी करने के पुराने तरीके के बारे में हम जान रहे हैं। कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है और सबसे पहले ग्राहक को बताना होता है कि हमने ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, है ना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, टीवी पर अपना एक एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े हीरो हीरोइंस, सेलिब्रिटीज़ को हायर किया जाता है, उनको कुछ फीस दी जाती है और टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ में बहुत बड़ा एक एक्सपेंसेस शामिल होता है ना। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाती है, उसका टीवी पर विज्ञापन करती है, और यही विज्ञापन हम टीवी में देखते हैं, क्योंकि हमारे सपनों की दुनिया जो है वो टीवी है ना। तो हम हमारे पसंदीदा जो भी टीवी के एक्टर्स है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर्स है, जो भी है, इनको देखकर उनके द्वारा बताई गई, सजेस्ट की गई चीज़ों को खरीदने जाते हैं। मान लीजिए हमको कोलगेट, है ना, कोलगेट का एड पसंद आया और हमें सुबह सुबह याद आई कोलगेट लेने की। तो कोलगेट हम मार्केट से खरीदने जाएंगे, एमआरपी उसका 100 रुपये। मान लीजिए कि 100 रुपये का वह टूथपेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये टूथपेस्ट खरीदने हम टीवी पर ऐड देख लिया। अब कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं मोहल्ले के या हमारे गांव के छोटे रिटेलर शॉप पे। रिटेलर शॉप भी ये खुद नहीं बनाता है, ना कंपनी जाता है। ये कहाँ जाता है, ये होल सेलर के पास में जाता है। उस सिटी या उस एरिया का जो भी बड़ा होल सेलर होगा, जो बहुत सारे ब्रांड का स्टॉकिस्ट होगा, स्टॉक करके रखता होगा, उससे रिटेलर लाता है। और रिटेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, जिसके पास में पूरी सिटी का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। उसके बीच में होता है एक C&F एजेंट। ये C&F एजेंट पूरा बहुत बल्क में अपने पास में स्टॉक रखता है, और शायद ये 2-3 जिलों या पूरा एक स्टेट को कवर कर सकता है, इतनी कैपेसिटी इसकी होती है। ये अपने पास से स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, और C&F एजेंट के पास यह प्रोडक्ट आता है कंपनी के माध्यम से। तो यह एक प्रकार से सप्लाई चेन, इस माध्यम से हमारे पास में कोई प्रोडक्ट आता है, और इसको प्रमोशन के लिए तरीके का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं टीवी पर विज्ञापन। यह विज्ञापन केवल टीवी पर नहीं होता है, यह पेपर्स में होता है ना, और चौक चौराहों पे बैनर्स में होता है। अलग अलग तरीके से टीवी पर और अनेक जगहों पर इसका विज्ञापन होता है, और यहाँ पर ये सभी लोग एक सप्लाई चेन का काम करते हैं। दोस्तों, इस पूरे फील्ड में, इस पूरे तरीके में 3 प्रकार की चीज़ें हैं, आप देखिएगा। एक है ग्राहक, दूसरा है कंपनी, और तीसरा ये सारा तंत्र जो है, इस तंत्र को बोला जाता है मीडिएटर्स या हिंदी में बोले तो बिचौलिए। दोस्तों, इस माध्यम से हमारे पास में कोई भी प्रोडक्ट आज तक जितना भी हम खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी तरीके से वो प्रोडक्ट हमारे पास आता है ना। अब आप देखिए प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे निर्धारित होता है। कंपनी कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कोलगेट को 40 रुपये बनाया, सभी टैक्सेस वगैरह जोड़ के, अपना प्रॉफिट जोड़ के, ये चीज़ 50 रुपये में कंपनी ने अपने पास से सेलिंग के लिए निकाली। सबसे पहले टीवी पर ऐड किया तो 10 रुपया यहाँ पे एक्सपेंस होता है। उसके बाद में C&F एजेंट 10 रुपये ये कमाता है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, 10 होलसेलर कमा लेता है, और रिटेलर भी अपना 10 रुपया कमाता है। तो कुल मिला के ये 50 की चीज़ 60,
70, 80, 90, 100। हमारे पास आते आते यही चीज़ हो जाती है 100 रुपये की। मतलब अगर आप देखिए आपके घर में लगभग एक घर में मिला जुला कर एवरेज एक घर में लगभग 5,000 का सामान अगर लग रहा है, तो उस 5,000 के सामान का 2,500 रुपया ये हमारे जेब से इन मीडिएटर्स के पास में जा रहा है। ये देखिए 50 रुपया, 10, 20, 30, 40, 50 रुपया हमारा जो जा रहा था, यह इस इंडस्ट्री से हम जो खरीदी कर रहे थे, इस तरीके के पुराने तरीके में 50% हमारा जेब का पैसा इन बिचौलियों के पास जा रहा था। इसी चीज़ को इनडायरेक्ट इंडस्ट्री कहा जाता है दोस्तों। क्या? इनडायरेक्ट इंडस्ट्री। इनडायरेक्टली हमारे पास में ये प्रोडक्ट आ रहा है, डायरेक्ट कोई कंपनी के आउटलेट से हम नहीं ले रहे, है ना। ये प्रोडक्ट इतने लोगों के बाद में सप्लाई होकर हमारे पास आ रहा है ना। इसी को इनडायरेक्ट या फिर ट्रेडिशनल व्यापार बोला जाता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। इस तरीके से हर प्रोडक्ट जो हमारे घर में आ रहा है, संभवतः सारे प्रोडक्ट इसी इंडस्ट्री से बनते हैं। इस तरीके से ये सप्लाई चेन के द्वारा एक के हाथ से दूसरे हाथ में आते हुए हमारे पास आते हैं और टीवी पर इनका विज्ञापन होता है, इनकी मार्केटिंग, है ना, ये होती है टीवी पर। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, अब आप थोड़ा सा समझेंगे। सन 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री जो है इसमें कुछ अलग नहीं है। इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कंपनीज अपना मीडिएटर्स को हटा देती है, सीधा सा अंतर है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में मीडिएटर्स नहीं होते, कंपनी होती है, वो कहती है 2 कदम आप आए, 2 कदम हम आते हैं, बीच में अपना आउटलेट या कोई सप्लाई की व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था करती है और यहाँ पर कस्टमर को ही अपना पार्टनर बना लिया जाता है। उस इंडस्ट्री में हम ग्राहक थे, है ना। इस इंडस्ट्री में मीडिएटर्स को हटा दिया जाता है और हमको बना लिया जाता है अपना डिस्ट्रीब्यूटर। इसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोला जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा शब्द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रमोशन करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका, उसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसको अपने प्रोडक्ट को पॉपुलेशन के पास, ग्राहक के पास में पहुंचाना है, उसका प्रचार करना है, तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है इंडस्ट्री में वो होता है टीवी पर विज्ञापन करने का। एक हीरो या हीरोइन की करोड़ों रुपए की फीस होती है, तब एक विज्ञापन बनता है। उस विज्ञापन में बताई गई बातें सत्य है या असत्य है ना। जैसे कि हम देखें, आप अपने घर में कोई सा टूथपेस्ट लेकर आ रहे हैं, अपने पेस्ट के पीछे आप देखिए उस पर एक वार्निंग लिखी होती है, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज शुड हैव एडल्ट सुपरविजन। इसका मतलब है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की निगरानी में टूथपेस्ट को इस्तेमाल करें। परंतु टीवी के एडवर्टाइजमेंट में हमको ये नहीं बताया जाता, डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई उसका नुकसान है कि अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा उसको यूज़ कर रहा है तो नासमझी के कारण हो सकता है वो पेस्ट को खा ले रहा है तो नुकसान हो रहा है। तो ऐसे बाजार में आने वाले बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में विज्ञापन में पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। विज्ञापन जिसमें जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वो विज्ञापन को देखकर प्रभावित होकर ही खरीद रहा है। अतः इसमें ज़रूरी है कि विज्ञापन में उस प्रोडक्ट की 100% जानकारी दी जाए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञापन इंडस्ट्री इतनी बड़ी और इतनी महंगी है कि जितना लंबा विज्ञापन होगा उतनी ज़्यादा नहीं का एक्सपेंस बढ़ेगा। इसीलिए विज्ञापन में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें छुपा ली जाती हैं। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को विज्ञापन या प्रमोशन के लिए उपयोग किया जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करके ग्राहक, जो उस इंडस्ट्री में ग्राहक मात्र था, खरीदी करने के बाद उसका कोई रोल नहीं होता था, इस इंडस्ट्री की कंपनीज में अगर आकर ग्राहक इस इंडस्ट्री की कंपनी से जुड़ा हुआ है, इस कंपनी का प्रमोशन का काम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से करता है। वो अपने कस्टमर्स का एक समूह बनाकर टर्नओवर अगर कंपनी को देता है, उससे कंपनी उसको कमीशन देती है, जो 50% कमीशन ये बीच में मीडिएटर्स के पास जा रहा था, इसी में कंपनी हमें पार्टनर बनाती है। कुछ परसेंट पैसा बीच में छूट के लगभग 45% की साझेदारी एक ग्राहक को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से खुद का व्यापार खड़ा करने का मौका मिल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की कंपनियां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेती। सरकार ने
डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को कानून बना कर दिया है ना। और इस कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनियां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकती, कस्टमर को कोई बल्क परचेस के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कानून इस इंडस्ट्री में है ना। और इस तरीके से हमें आज देखना है कि इस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी सही काम कर रही है, कौन सी गलत काम कर रही है। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ रावण भी है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस भी है। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो गलत तरीके से काम करके अभी भी नुकसान पहुंचा रही है, इसकी छवि को खराब कर रही है। तो एज अ कस्टमर, एज हमारा ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी को बढ़ाएं, और जानकारी के साथ में सही क्या है गलत क्या है इसकी जानकारी बढ़ाने के बाद इसके बारे में अपना वक्तव्य रखें। क्योंकि एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं कि एक धारणा बन जाती है जब किसी चीज़ की, तो माहौल फिर हम सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं और उससे हमारा ही कहीं ना कहीं फ्यूचर में नुकसान होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, एक बड़ा पिंजरा बनाया, पिंजरे में एक बंदर को डाला, एक बंदर को डाला पिंजरे में, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ऊपर कोने में पिंजरे पे केले का एक बंडल टांग दिया और सीढ़ी लगा दी। अब जब बंदर को भूख लगी तो वो केले को तोड़ने के लिए जाने लगा, और जैसे ही वो ऊपर बंदर केला तोड़ने वाला था उसके ऊपर से पानी छोड़ दिया गया। तो बंदर डर के मारे एकदम से नीचे आके दुबक के बैठ गया। फिर भी वो नहीं माना, एक बार में दूसरी बार फिर गया, फिर उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब बंदर के दिमाग में धारणा बन गई कि नहीं, वहाँ जाएंगे तो पानी आता है ना। और दोस्तों वो बंदर ने वहाँ जाने की कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ जाने में डर का माहौल है। अब क्या हुआ दोस्तों, दूसरे बंदर को वहाँ डाला गया, दूसरा बंदर आया, और जब उसको भूख लगी, पहला बंदर अंदर ही था, जब दूसरे बंदर को भूख लगी तो उसको केले दिखे, वो भी जाने लगा। तो इस बंदर ने उसको मना किया, भैया वहाँ मत जा, क्योंकि वहाँ पर पानी आता है, वहाँ पर आप केला नहीं तोड़ पाओगे। पर दूसरे बंदर ने भी नहीं मानी, वो गया, तोड़ने के लिए गया, पर उसके ऊपर पानी आया तो वो भी डर के मारे यहाँ वापस आ गया। और इस बंदर ने बोला कि मैंने सही बोला था, उसने बोला हाँ यार तू सही बोल रहा था, वो भी डर गए। दोनों बंदर डरे समय बैठ गए, उस केले के पास जाने की अब कोशिश करना बंद कर दिया। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब हम पानी नहीं डालेंगे, और अब पानी आने वाला नहीं था। पर क्या हुआ, अब तीसरा बंदर जब अंदर डाला गया, तब ये दो बंदरों ने इस तीसरे बंदर को कम्युनिकेशन जो हुई, उन लोगों ने उसको पहले ही मना कर दिया, भैया वहाँ केले के पास मत जाना, वहाँ पर पानी आता है। अब ये तीसरा बंदर इन दोनों बंदरों से देखकर इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि उसने अपनी कोशिशें बंद कर दी और वो नहीं गया। अब क्या हुआ, सबसे पहला जो बंदर था उसको वैज्ञानिकों ने बाहर निकाल लिया और एक नए बंदर को अंदर डाल दिया। ऊपर से पानी डालना बंद कर दिया गया, पर अब नीचे जो 3 बंदर हुए उसमें से पहले बंदर को असलियत पता थी, दूसरे और तीसरे बंदर को नहीं पता थी। अब ये जो लास्ट बंदर आया इसको भी जाने से इन दोनों ने मना कर दिया। अब इन लोगों ने उस सीढ़ी पर चढ़ना बंद कर दिया। अब चौथा बंदर डाला गया और जो दूसरा बंदर था जिसको असलियत पता थी उसको भी बाहर निकाल लिया। अब सारे के सारे नए बंदर वहाँ थे, पर किसी को नहीं मालूम कि वहाँ जाने से पानी गिरता है। और एक्चुअल में पानी अब गिराना बंद कर दिया वैज्ञानिकों ने, पर किसी ने प्रयास ही नहीं किया वहाँ जाने का। और अब ये सारे बंदर जिनको उस चीज़ को उन्होंने आंखों से नहीं देखा, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं लिया है, पर अब वो दूसरों की बातों को सुनकर उस चीज़ के लिए ये धारणा बना के बैठ गए कि वहाँ पानी आता है, वहाँ नहीं जाना है। यही हाल इस इंडस्ट्री का दोस्तों आज भारत में है। कई ऐसी गलत कंपनियां आई इस इंडस्ट्री में जिन्होंने बहुत आर्थिक नुकसान लोगों का पहुंचाया। पर समय के साथ साथ सरकार ने भी इस इंडस्ट्री को एक दर्जा दिया, एक लीगल दर्जा दिया, और उसके जो गलत कार्य करने वाली कंपनियां थी उनके लिए कानून बना दिया। आज नकेल कस दी गई है, गलत कार्य क्या है, सही कार्य क्या है, ये एक कानून के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। और एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में यह इंडस्ट्री रोजगार देने के लिए बहुत सारे इस इंडस्ट्री के फ़ायदे हैं। यह इंडस्ट्री इंडिया में आई है और अनेक रूप से फ़ायदा पहुंचा सकती है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम तक ले जा सकती है। यह इंडस्ट्री आज इंडिया में आई है, बहुत से इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जानेंगे कि ये इंडस्ट्री में क्या मिल सकता है ना। तो ऐसी जो कंपनियां लोगों का नुकसान करके गई है, आज भी कई गलत धारणाएं उस इंडस्ट्री के उस गलत कंपनियों के कारण हैं, जिसको हमारा कर्तव्य है कि हम इसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ा के इसके लिए एक कानून ला के दिया है ना। तो हम इसको जानें, समझें और अपना निर्णय लें कि यह सही है या गलत है। दोस्तों, करना नहीं करना ये तो एक हमारा खुद का एक डिसीजन होता है, पर किसी चीज़ के बारे में धारणा हमारी क्या है, सही है या गलत है, यह हमारे ऊपर है कि हम उसके ऊपर कितना
कितना हम उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं या कितना हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च किए बगैर अगर हम किसी चीज़ के लिए नेगेटिव हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे को बाद में जाके नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं केवल इतना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, मेरे वीडियोस से आप जुड़े रहें। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में डीप में आपको अनेक वीडियोस के माध्यम से अवेयर करूंगा, नए नए नॉलेज दूंगा। सरकारी आंकड़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में कितना आगे जाने वाली है, किस तरीके से ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाली है, कैसे रोजगार का सृजन करने वाली है और कैसे समाज का नया निर्माण करने वाली है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट